नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं GSTR 9 और 9C को फाइल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको यहां पे ऑडिट करना होगा एज पर GST लॉ के हिसाब से, किन बातों का ध्यान रखना होगा 9 या 9C को फाइल करते हुए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिमाग में ये बातें रखनी है कि किसको GSTR 9 और 9C फाइल नहीं करना। देखो, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको यहाँ पे GSTR 9C और GSTR 9 फाइल नहीं करना। एक टैक्स डिडक्टर जो TDS काट रहा है GST में, उसको नहीं करना। एक टैक्स कलेक्टर जो TCS काट रहा है GST में, उसको नहीं करना। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 9 और 9C फाइल नहीं करना। ना ही एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को 9 और 9C फाइल करना है। और जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज OIDAR के अंदर आउटसाइड इंडिया, उनको भी यहाँ पे GSTR 9 और 9C फाइल नहीं करना। एक फॉरेन एयरलाइन कंपनी, उनको GSTR 9C सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यू डेट क्या होती है। देखो, GSTR 9 और 9C की ड्यू डेट हर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 31 दिसंबर होती है हर साल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 22-23, 21-22 की GSTR 9 और 9C की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लें किसको भरना होता है और किसके लिए मैंडेटरी है और किसके लिए ऑप्शनल है। तो दोस्तों, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उसके लिए GSTR 9 ऑप्शनल है। ठीक है, GSTR 9C रिक्वायर्ड नहीं है फाइल करना, जिसकी 2 करोड़ से कम है। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, उसके लिए GSTR 9 मैंडेटरी है एनुअल रिटर्न, और GSTR 9C ऑप्शनल है। और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए दोनों ही फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9C मैंडेटरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 9 में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट में बात करें तो जो भी आपने ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी इनवॉइस आपने इशू किया वो आपके इनवॉइस बुक्स के अंदर एंटर होने चाहिए। ठीक है, उसका रिकन्सिलेशन होना चाहिए आपके GST रिटर्नों के साथ। जो आपने टर्नओवर दिखाया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्नओवर के साथ आपकी मैचिंग होनी चाहिए इनवॉइसेस की। मतलब कि कुल मिला के सेल्स की मैचिंग आपकी होनी चाहिए, जो भी सेल आपने GST रिटर्न में दिखाया है। ठीक है, चाहे वो इनवॉइस हो या फिर डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, वो सभी मैच होनी चाहिए आपकी R1 से, और आपकी बुक्स मैच होनी चाहिए ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर कंपनी के ब्रांच है, मतलब यूनिट्स है या ब्रांच है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो स्टॉक ट्रांसफ़र अगर हुआ है तो एक स्टॉक ट्रांसफ़र रिकन्सिलेशन होना चाहिए। ठीक है, बुक्स के अंदर अगर आपने स्टॉक ट्रांसफ़र दिखा रखा है तो उसका स्टॉक ट्रांसफ़र का रिकन्सिलेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने एडवांस रिसीव किया और जो GST पे किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, तो उसका रिकन्सिलेशन होना चाहिए। ई-वे बिल डाटा से जो भी आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया उस GST नंबर पे स्टेट वाइज आपका वो ई-वे बिल डाटा से मैच होना चाहिए कि कितना ई-वे बिल डाटा में दिखा रहा है और कितना आपने इशू किया। रिकन्सिलेशन होना चाहिए HSN वाइज समरी का, कौन कौन से HSN की आपने सप्लाई R1 में दिखाई है और आपके बुक्स में कौन कौन से HSN की सप्लाई है। तो HSN वाइज रिकन्सिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अब HSN वाइज रिपोर्ट जो है GSTR 9 के अंदर जा रही है, तो आपको एक HSN वाइज रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी कि कौन से HSN की आपने कितनी सेल दिखा रखी है। ठीक है, परचेज बिल या अदर सर्विस के जो आपने बिल लिया, उसका जो क्रेडिट लिया है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रजिस्टर प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कि कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर है, कौन सा परचेज के ऊपर है, पूरा एक होना चाहिए रजिस्टर। साथ ही साथ जो भी आपने इनपुट वाले जो बिल लिए, जो इनपुट वाले बिल हैं, वो सप्लायर के द्वारा GSTR 1 में अपलोड होना चाहिए, और वो सेम इनवॉइस आपके GSTR 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हालांकि GSTR 9 के अंदर टेबल 8A में GSTR 2A से उठाता है, तो वो इनवॉइस आपके GSTR 2A में होना चाहिए। ठीक है, जिसका आपने क्रेडिट क्लेम किया है। साथ ही साथ आपको इनपुट क्रेडिट का एक रिकन्सिलेशन भी बनाना होगा, जो आपके बुक्स के हिसाब से मैच होता हो। जितना आपके बुक्स में हो उतना ही पोर्टल पे आपने लिया है। ठीक है, और वही सेम आपका ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया है।
आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे इनपुट है जो फिक्स एसेट्स के ऊपर क्लेम किया आपने, ठीक है। अगर फिक्स एसेट्स के ऊपर क्लेम किया, कैपिटल गुड्स का इनपुट हो जाएगा और इस तरह के आईटीसी की डिटेल का वाइफरकेशन आपको देना होता है और कैपिटल गुड्स का मैंडेटरी है, अलग से देना पड़ेगा। तो अगर आपने फिक्स एसेट्स कोई भी परचेज करी है, उस पर आईटीसी क्लेम किया है, तो वो कैपिटल गुड्स आईटीसी हो जाएगा। तो आपको फिक्स एसेट्स चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी रिपोर्टिंग जीएसटी 9 के अंदर कैपिटल गुड्स की अलग से जाती है, इसका ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद आपको रिकनसाइल करना होगा रिवर्स चार्ज सप्लाई। अगर आपने रिवर्स चार्ज सप्लाई अप्लाई है आपके ऊपर और आप रिवर्स चार्ज पे करते हैं, तो बुक्स में देखना होगा कितना रिवर्स चार्ज की बुकिंग करी है, कितनी लायबिलिटी पे किया है और कितना आपने रिटर्न्स में दिखाया है जीएसटी रिटर्न में। उसका प्रॉपर एक रिकन्सिलेशन आपको बनाना होगा, ठीक है। मंथली जितनी भी रिटर्न्स है जीएसटी रिटर्न, वो आपके बुक्स के हिसाब से मैच होना चाहिए। तो एक मंथली रिकन्सिलेशन आपके पास होना चाहिए इसका। साथ ही साथ ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी सप्लायर पेंडिंग तो नहीं है जिसके 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई है सप्लायर जिसकी पेमेंट 180 दिन में नहीं करी है, तो उस तरह के इनपुट का रिवर्सल करना पड़ेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी 9C में किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, जीएसटी 9C को फाइल करने से पहले आपका जीएसटी 9 प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप जीएसटी 9C फाइल कर सकते हो। सबसे पहले आपको जीएसटी 9 प्रिपेयर करना है, देन जीएसटी 9C पे जीएसटी 9C की फाइलिंग पे आना है। सबसे पहला पॉइंट मैं बात कर लूँ इसमें, तो रिकन्सिलेशन जीएसटी टर्नओवर का करना होगा ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। मतलब जीएसटी में जो टर्नओवर दिखाई और जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर है, उसके बीच का रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। कोई डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो किस वजह से डिफरेंस है, ये सारा आपको मैचिंग करना होगा। साथ ही साथ आपको आरसीएम वाली सप्लाईज भी देखनी होगी। अगर आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल में आपने स्टेटमेंट में आरसीएम दिखा रखा है, ऐसी सप्लाई दिखा रखी है जिसके अंदर आरसीएम है, या ऐसे कोई एक्सपेंस दिखा रखे हैं अपने पीएनएल के अंदर जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, वो आरसीएम पे नहीं किया आपने, जीएसटी रिटर्न में नहीं डिक्लेयर किया, नहीं पे किया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको आरसीएम को रिकनसाइल करना होगा। यहाँ अगला बात करें, आपके पास रेट वाइज टर्नओवर की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। 18% वाली सप्लाई कितनी है, 12 वाली कितनी है, 18 वाली कितनी है, 5 वाली कितनी है, ये रेट वाइज टर्नओवर की जीएसटी रिटर्न के हिसाब से डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल जीएसटी 9C में जाती है रेट वाइज टर्नओवर की। उसके बाद अगर कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है लेकिन पे नहीं किया, आपकी रिटर्नों में कोई डिस्क्रिपेंसी है, रिटर्नों में कुछ गड़बड़ है, कोई एडिशनल अमाउंट पेबल बनता है लेकिन पे नहीं किया, तो उसकी डिटेल आपको बनानी पड़ेगी। आईटीसी की रिकन्सिलेशन करनी होगी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, और जो जीएसटी पोर्टल पे और जो आपके बुक्स के अंदर है उसका आपको एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाना होगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जीएसटी 9C में जाती है। उसके बाद ऑडिटर का रिकमेंडेशन आता है, कोई भी गड़बड़ है, मिस्टेक्स है, डिस्क्रिपेंसी है, तो वो पॉइंट्स ऑडिटर रिकमेंड्स कर सकता है और उसके बाद उसको 9C में डिक्लेयर करके उसकी पेमेंट करा सकता है। तो दोस्तों, ये है जीएसटी 9 और 9C को फाइल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। ये है प्रॉपर चेकलिस्ट। जब 9 और 9C फाइल करें तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।